हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 19 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आपको न्यूज़पेपर के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी फर्स्ट न्यूज है, सेंटर प्लान्स बिल टू ऑर्डर सेंसर्स टू री एग्जामिन अ क्लियर्ड फिल्म। The center on Friday sought public comments on its draft cinematograph bill 2021, which proposes to bring back its revisionary powers over the Central Board of Film Certification. This would empower the center to order re-examination of an already सर्टिफाइड फिल्म फॉलोइंग रिसीट ऑफ कंप्लेंट्स। तो बेसिकली सेंटर ने एक ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ बिल लेकर आए हैं, जिसमें सेंटर चाहता है कि उसकी जो रिविजनरी पावर्स थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के ऊपर, वो वापस से उसे मिल जाएं। इसके बाद सेंटर एम्पावर हो जाएगा कि अगर किसी भी फिल्म को सर्टिफाइड फिल्म का दर्जा मिल गया है, उसके बाद भी सेंटर वापस से री एग्जामिन कर सकता है अगर उस फिल्म के बारे में कंप्लेंट्स आ रही है। तो in November 2000, the Supreme Court had upheld a Karnataka High Court order which struck down the center's revisional powers in respect of films that are already certified by the board. तो इससे पहले 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, तो उसे अपहेल्ड किया। था वो ऑर्डर ये था कि एक बार किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेशन मिल गया तो उसके बाद सेंटर की कोई भी रिविजनल पावर्स उस पर नहीं होती। लेकिन अब इस बिल अगर ये बिल पास हो जाता है तो सेंटर के पास जो रिविजनल पावर्स हैं फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के ऊपर, तो वो वापस उसे मिल जाएंगी। ड्राफ्ट बिल में ये भी इंक्लूड है कि पिनलाइज करेंगे फिल्म पायरेसी को जेल टर्म ऑफ फाइन के साथ साथ ही जो फिल्म सर्टिफिकेशन होगा वो एज बेस्ड सर्टिफिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल, कोई भी फिल्म होगी कि इसे 18+ देख सकते हैं, इसे 13+ देख सकते हैं, तो एज बेस्ड होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेड इट वांटेड टू एड अ प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग रिविजनरी पावर्स टू द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 5B1 ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो अब सेंटर वापस अपनी रिविजनरी पावर्स चाहता है। इसमें खास कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि जम्मू एंड कश्मीर में अब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाएगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाएगा। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज और द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द यूनियन टेरिटरी। तो जो वहाँ के लीडर्स थे, गुपकर डिक्लेरेशन जिन्होंने किया था, PAGD, तो इन सबको मीटिंग में बुलाया गया था डीलिमिटेशन करने के लिए। अभी मैंने आपको 1-2 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ाई थी, जो दिल्ली हाई कोर्ट थे, उन्होंने स्टूडेंट एक्टिविस्ट को जो UAPA के अंदर जिनको चार्ज किया गया था उनको बेल दे दी थी, ये कहते हुए कि प्राइमा फेसी ऐसा कुछ अपीयर नहीं हो रहा है UAPA जैसा। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर सरप्राइजिंग नीड टू एग्जामिन रीडिंग ऑफ UAPA सेज सुप्रीम कोर्ट। तो हम देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इश्यूड नोटिस फ्राइडे ऑन दिल्ली पुलिस अपील्स अगेंस्ट द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। तो दिल्ली जो पुलिस थी, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट को, जिनको बुक किया गया था UAPA के अंदर, जो कि नॉर्थ ईस्ट डेली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस हुई थी 2 साल पहले। तो वाइल इट डिक्लाइन टू इंटरफेयर विद द बेल ऑर्डर। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इंटरफेयर हम उसमें नहीं कह रहे, बेल ऑर्डर, बेल तो उन्हें मिल रही है, ठीक है ना, बेल एप्लीकेशन पर। उन्होंने ये बोला है कि जो UAPA के प्रोविजंस को जैसे वाटर डाउन किया गया, तो उसके पैन इंडिया रेमिफिकेशन हो सकते हैं। तो इट सेड द मैनर इन विच द हाई कोर्ट हैड इंटरप्रेटेड द एक्ट विल probably रिक्वायर एग्जामिनेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो UAPA को जैसे उसको इंटरप्रेट किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को वापस से री एग्जामिन की जरूरत है कि ऐसे ही UAPA को इंटरप्रेट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसा प्रेसिडेंट बन जाए कि आगे से UAPA को ऐसे ही इंटरप्रेट किया जाने लगे। तो डायरेक्टिंग दैट इन द मीन टाइम द इम्पग्ड जजमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट एंड मे नॉट बी रिलाइड अपॉन बाय एनी ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो अब इस जजमेंट को ऐसे प्रेसिडेंट की तरह ना मान लिया जाए कि ये जजमेंट हुआ है, तो अब इसको यूज करके आगे भी UAPA के प्रोविजंस को ऐसे वाटर डाउन किया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो द बेंच दैट व्हाट वी कैन से इज बेल हैज बीन ग्रांटेड, बेल दे दी गई एंड दे विल नॉट बी अफेक्टेड बट विल स्टे द इफेक्ट ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर। तो हाई कोर्ट ने जो लीगैलिटी चेक की है UAPA की, उस पे हम स्टे लगाते हैं, लेकिन बेल तो दे रहे हैं हम एक्टिविस्ट को। ठीक है, तो द बेंच एग्रीड विद कंसर्न्स रेज्ड बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द UAPA बाय द हाई कोर्ट इन द वर्डिक्ट रेज सेवरल क्वेश्चंस स्पेशली सिंस द लीगैलिटी ऑफ UAPA डिड नॉट अराइज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब ये नॉट माई कॉल, इसके बारे में वैसे नेक्स्ट आगे के कुछ पेज में आया है ये आर्टिकल, तो हम उसमें पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब मिल्खा सिंह, उनकी डेथ हो गई है, तो मिल्खा सिंह नेवर लुक बैक इन एंगर एट दैट वन मोमेंट व्हेन ही वुड फेथफुली लुक बैक। ठीक है, तो अब पर्सन इन न्यूज में आप याद रख सकते हैं। तो मिल्खा सिंह पास्ड अवे फ्रॉम कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लेट फ्राइडे एट द एज ऑफ 91। तो वो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, पर्सन इन न्यूज़। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पे तालिबान्स पावर पर्स्यूट हैज लेड टू अफगान अनसर्टेनिटी श्रृंखला। तो इंडिया ऑन फ्राइडे सेड दैट तालिबान्स रिलेंटलेस पर्स्यूट ऑफ पावर थ्रू वायलेंस हैज क्रिएटेड एन अनसर्टेन एनवायरनमेंट इन अफगानिस्तान एंड द सिचुएशन इन द कंट्री इज फ्लूइड एट दिस टाइम। ठीक है, तो इनका ये बोलना है कि जो तालिबान की ये चाहत है पावर लेने की वायलेंस के तरीके से, ठीक है, उसकी वजह से अफगानिस्तान में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन एनवायरनमेंट हो गया और सिचुएशन कंट्री की बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है।
And with India stepping up its diplomatic activities in Afghanistan's peace process as the US prepares for the troops' withdrawal, Pakistan has said that at times it feels that New Delhi's presence in the war-torn country is perhaps larger than it ought to be. तो पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारी प्रेजेंस कुछ ज़्यादा अफगानिस्तान में इतनी नहीं होनी चाहिए. तो एट अ वर्चुअल सेशन जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने ये भी बोला कि अभी यूएस ट्रूप्स वहाँ से विड्रॉल कर रही हैं, तो तालिबान अपना इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा, और वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है, जैसे कि टारगेटेड असैसिनेशंस करके, टेरिटोरियल एग्रेशन करके, ताकि अनसर्टेनिटी और ज़्यादा ट्रिगर होती है. तो इनका ये कहना है द लेवल्स ऑफ वायलेंस ऑफ फैक्ट, जो कि टॉक्स चल रही हैं कतर वगैरह में कि कैसे यूएस विड्रॉल करेगा, तो रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ पावर थ्रू वायलेंस हैज मेड इट एन अनसर्टेन एनवायरनमेंट इन एनी सेंस. ठीक है, इंडिया हमेशा चाहता है एक पीसफुल सोल्यूशन, हम हमेशा चाहते हैं एक सीज फायर हो. हमने हमेशा ये एडवोकेट किया है कि टॉक्स गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में होनी चाहिए, और जो भी नेबर्स हैं उनके बीच में होनी चाहिए, जिसमें इंडिया भी एक अफगानिस्तान का नेबर, इंडिया बॉर्डर शेयर करता है. तो श्रृंगलाज रिमार्क्स केम इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, क्योंकि ये एक क्वेश्चन पूछा गया था उनसे कि कितना सेफ होगा अगर इंडियन की कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट करें अफगानिस्तान में यूएस ट्रूप्स के विड्रॉल के बाद. तो उन्होंने ये सारी बातें बोली थी कि वहाँ पे बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, लेकिन इंडिया हमेशा पीसफुल सोल्यूशंस की ही चाहत रखता है. तो वी होप द टाइम विल कम व्हेन कंपनीज कैन गो एंड इन्वेस्ट, और फिर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्ट भी अप्रोप्रिएटली मिल पाएगा अगर वहाँ पीस और स्टेबिलिटी रहेगी. ठीक है, तो ये है. अब पाकिस्तान का क्या कहना है, पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करता ये सब वो सब, लेकिन इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, जो पीओके है उसका बॉर्डर शेयर करता है, पर हम मानते हैं पीओके इंडिया का ही पार्ट है. हम आगे चलते हैं. अब यहाँ पर जो स्टैंडिंग कमिटीज उनकी वर्चुअल मीटिंग्स की बात हो रही थी, तो रूल 266 ऑफ द रूल्स ऑफ द लोकसभा क्लियरली सेज दैट द स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग शुड बी हेल्ड इन प्राइवेट, जिसमें ये बोला गया कि स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग प्राइवेट में होनी चाहिए. ये सिर्फ तभी पब्लिक हो सकती है जब स्पेशल परमिशन दी जाए और जब कभी जरूरी हो. तो सो द रूल्स डू नॉट अलाउ वर्चुअल मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज. ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग तो फिर वर्चुअल प्राइवेट मीटिंग्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम रूल्स को चेंज कर दे तो देयर हैज टू बी डिस्कशन ऑन इट इन द रूल्स कमेटी इन विच एवरी पार्टी हैज टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज. लेकिन अगर सारी पार्टीज मान जाए, सारे लोग में कंसेंसस बैठ जाए, तो हम करा सकते हैं. तो आई हैव हेल्ड इनफॉर्मल डिस्कशंस बट देयर वाज नो कंसेंसस. तो ठीक है, जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनका ये कहना है कि मैंने इनफॉर्मल डिस्कशंस किए लेकिन कोई कंसेंसस नहीं था, कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते हैं. 16 कमिटीज में 14 ने अप्रूव नहीं किए वर्चुअल मीटिंग्स हो. अब इनसे इस बारे में पूछा गया कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही पार्लियामेंट्री वो कितना सही है, और जैसे वो कंट्रोवर्सी में इस समय चल रही, तो उन्होंने एक बात बताई कि दो इश्यूज हैं. गवर्नमेंट ने ये जो भी प्रपोजल एक्सेप्ट किया वो दोनों हाउस से पास होने के बाद ही किया है. तो जैसे ये बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट ऐसा करिए वैसा करिए, तो सिर्फ किसी एक इंसान पे मथने से कुछ नहीं होगा, ये पूरे पार्लियामेंट का डिसीजन है. तो देयर आर टू इश्यूज. द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल आफ्टर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैड एक्सप्रेस्ड इट्स डिजायर टू हैव अ न्यू बिल्डिंग. तो जो भी डेवलपमेंट होगा तो गवर्नमेंट बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के आगे नहीं जा सकती, तो पार्लियामेंट ने कंसेंट दिया है तभी बन रही है. तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट्स इंसिस्टेंस ऑन कमिंग हियर. और हर पार्टी लीडर, हर कमेटी चेयरमैन इसका पार्ट था इस डिसीजन का, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया. देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. अगर हम सोचे रिक्वायरमेंट्स की वजह से तो नीड है, क्योंकि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है पुरानी वो भले ही मैग्निफिशेंट है जो भी है, पर उसको हम और एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं. तो वी नीड टू टेक द डिजिटल स्पेशियल एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स इनटू कंसिडरेशन. फिर उनसे पूछा गया कि ऐसे लोकसभा में जो बिल पास होता है, राज्यसभा में जो बिल पास हो रहे हैं, उसमें ज्यादा डिबेट और डिस्कशन नहीं होता. तो उन्होंने बताया जो सीए बिल है वो पास हुआ था 8 आवर्स ऑफ डिस्कशन के बाद, फार्मर्स बिल लगभग 5 आवर्स ऑफ डिस्कशन के बाद में पास हुए. फिर जैसे ये बोला जाता है कि राज्यसभा में कुछ वोटिंग नहीं हुई ठीक से फार्मर्स बिल में, तो उन्होंने बोला कि वो लोकसभा के स्पीकर, उन्हें लोकसभा के बारे में जानकारी है, उन्हें सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है. उन्होंने ये भी बोला कि ईच पिलर ऑफ डेमोक्रेसी शुड परफॉर्म इट्स फंक्शन सेपरेटली. तो एक जो टॉपिक कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, लेजिस्लेचर अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, एक दूसरे में ट्रांसग्रेस ना करे. तो उन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो बना रहना चाहिए. अब प्राइम मिनिस्टर ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया 1 लाख कोविड वॉरियर्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि हो सकता है थर्ड वेव आए और वायरस भी बहुत तेजी से म्यूटेट कर रहा है, तो ऐसा कुछ पैंडेमिक फिर से अपना भयानक रूप ना ले ले, तो उससे डील करने के लिए 1 लाख कोविड वॉरियर्स को ट्रेन किया जाएगा. तो वी हैव एंटर्ड द नेक्स्ट फेज इन द फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस. द वायरस इज नॉट ओनली प्रेजेंट, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि म्यूटेट भी होता है वायरस. So the second wave of the pandemic illustrated the kind of challenges that the virus may present to us. The country needs to stay prepared to meet the challenges, and training more than 1 lakh frontline workers is a step in that direction. तो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, 111 ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, 26 स्टेट्स में होंगे. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी बोला है कि फार फ्लंग हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड किया जाएगा वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के साथ, और 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स को बनाया जाएगा, आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड ऑन अ वॉर फुटिंग. इसके अलावा जो स्किल है उनको री स्किल अप स्किल किया जाएगा, जिनको थोड़ा बहुत आता है, और जिनको नहीं आता उनको पूरी बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी 2 से 3 महीने की.
अब एक नई वैक्सीन आ रही है जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मेजर जाइडस कैडिला लाइकली इसका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लेने वाले हैं। इस वैक्सीन का नाम होगा जायोकॉव डी, और ये पहली वैक्सीन होगी जो कि डीएनए बेस्ड है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, पर डीएनए बेस्ड वैक्सीन कोई नहीं है। तो इफ अप्रूव्ड, जाइकोवैक डी विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन। और बेसिकली इसमें इसके चिल्ड्रन पे भी ट्रायल शुरू हो गए हैं, तो हो सकता है कि चिल्ड्रंस के लिए भी अवेलेबल हो जाए। तो अहमदाबाद बेस्ड जाइडस कैडिला comes for license, sir. Hopefully in the next week maybe we have enough data to take a view on whether the vaccine can be given to children also. ठीक है, तो ये वाली है। अब ये पेज हो गया, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हाउ पोल रिजल्ट्स आर चैलेंज एंड व्हेन कोर्ट्स हैव सेट देम असाइड। तो अभी ममता बनर्जी ने जो नंदीग्राम से पोल रिजल्ट है उसको चैलेंज किया है कि ये इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ किया गया था। तो इसमें डिस्कस किया गया कि ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज फाइल्ड एन इलेक्शन पिटीशन इन द कैलकाटा हाई कोर्ट। उन्होंने चैलेंज किया है नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो इलेक्शन रिजल्ट है, जहाँ पे उन्होंने कंटेस्ट किया था और वो हार गई थी। उन्होंने बोला है कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं जो इलेक्शन जीते हैं, इस इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए ऑन ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस और डिस्क्रिपेंसीज जो कि काउंटिंग प्रोसीजर में किए गए रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। तो द इलेक्शन कमीशन रोल एंड, अब इलेक्शन कमीशन का रोल तभी तक होता है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, दैट इज वंस द रिटर्निंग ऑफिसर हैज साइन द फाइनल रिजल्ट शीट। अगर एक बार रिटर्निंग ऑफिसर ने साइन कर दी फाइनल रिजल्ट शीट, तो उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं रह गया। उसके बाद सिर्फ जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन पिटीशन ही कर सकता है। तो एक ही उसके बाद रेमेडी रह जाती है कि इलेक्शन पिटीशन करने की, और वो इलेक्शन पिटीशन अपने हाई कोर्ट में, जहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके हाई कोर्ट में करता है। तो सच अ पर्सन कैन चैलेंज द रिजल्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन सबमिटेड टू द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज लोकेटेड। ऑल्दो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951 में बोला गया है कि हाई कोर्ट को ये मैटर 6 महीने में सुलझा देना चाहिए, लेकिन देखा गया कि मैटर ज्यादातर चलता रहता है, मच लॉन्गर, इवन ईयर्स, को सालों तक भी चल जाता है। ठीक है, अब किस किस ग्राउंड पे इलेक्शन पिटीशन फाइल की जा सकती है? तो पहला ये, जो इलेक्शन वाला दिन था उस दिन विनिंग कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं था कॉन्टेस्ट करने के लिए। दूसरा, विनिंग कैंडिडेट या उसके पोल एजेंट या एनी अदर पर्सन इंडल्ज हो रहे हैं करप्ट प्रैक्टिस में। तो सेक्शन 1, 2, 3 ऑफ द आरपी एक्ट हैज अ डिटेल लिस्ट ऑफ व्हाट अमाउंट्स टू करप्ट प्रैक्टिसेस। या तो उसने ब्राइबरी की है, या तो फोर्स ऑफ कोर्शन का यूज किया, या तो वोट मांगे हैं रिलीजन, रेस, कम्युनिटी और लैंग्वेज के बेसिस पर। इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द विनिंग कैंडिडेट और इम्प्रॉपर रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन। ठीक है, माल प्रैक्टिस की जाइए काउंटिंग प्रोसेस में। इसके अलावा नॉन कंप्लायंस जो आरपी के रूल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, तो ये है। तो व्हाट हैपेंस इफ द कोर्ट फाइंड्स, अगर कोर्ट को लगे कि मैल प्रैक्टिस है, तो अंडर सेक्शन 84 ऑफ द आरपी एक्ट द पिटिशनर में आस्क दैट द रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द विनिंग कैंडिडेट में बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पिटीशन जिसने फाइल किया उसने क्या डिमांड किया। अगर उसने ये डिमांड की कि सबके जो विनिंग कैंडिडेट्स है सबको वॉइड कर देना चाहिए, या तो इन एडिशन टू दैट पिटिशनर ये भी बोल सकता है कि अगर वो नहीं इलेक्ट है तो उसे विनर घोषित कर देना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि पिटिशनर ने क्या बोला है अपनी पिटिशन में। तो इससे पहले ऐसे इंस्टेंसेस हुए, तो इससे पहले इंस्टेंसेस हुए जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था 1975 में, जिसने इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, ये कहते हुए कि इसमें करप्ट प्रैक्टिस का यूज किया गया है। ठीक है, अब राजस्थान हाई कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया था। 2 लोग थे जिसमें कल्याण सिंह चौहान थे, उनको वोट मिले थे 62,216, और दूसरे जोशी थे, उनको मिले थे 62,215। तो फिर जोशी ने इलेक्शन पिटीशन की थी ये कहते हुए कि करप्ट प्रैक्टिस का यूज किया गया। फिर बाद में प्रूव भी हो गया कि जो कल्याण सिंह चौहान थे उन्होंने अपनी वाइफ के 2 वोट कास्ट कराए, और ऐसे ही कुछ और भी वोट्स ऐसे कास्ट कराए, फेक वोट्स। लेकिन जो जोशी थे उन्होंने अपनी इलेक्शन पिटीशन में ये नहीं बोला था कि उनको विनर डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं किया गया था, बस इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। अब यहाँ पर आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये है कि इस बार जो समर है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश के चलते और साइक्लोन के चलते जो हमारा स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो स्टोरेज पोजीशन देखते हैं। तो 10 even before the southwest monsoon covers the entire country, the 130 major reservoirs monitored by the Central Water Commission have already stored 27% of the total capacity. यहाँ पे 2 डैम्स के नाम है, एक है हरिहर झोरे जो उड़ीसा में, और दूसरा उज्जैनी जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये दोनों जो डैम्स हैं वो अपने डेडलॉक पर पहुंच गए हैं। उसके अलावा वेदर और स्टोरेज देखो, तो दिस कुड हैव लेड टू बिलो एवरेज इवापोरेशन। तो ठीक है, इस बार जो समर है वो भी कूल है थोड़े, तो उसके वजह से इवापोरेशन भी कम हो रहा है, इसलिए स्टोरेज और ज्यादा बड़ा हुआ है। तो कूलर समर वाज आल्सो ड्यू टू फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म्स, जिसकी वजह से रेनफॉल आती है। ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड वेव वीक्स ऑफ मे, साइक्लोन्स तौकते एंड यास कॉज्ड वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर 2/3 ऑफ द कंट्री। उसकी वजह से हमारा जो बारिश हुई है वो 127% और 94% हुई है। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि इस बार कूल डेज समर के जिससे इवापोरेशन कम हो रहा है, स्टोरेज बहुत ज्यादा है। अब ये आपको आर्टिकल समझ आ गया होगा।
तो ये जो आर्टिकल है, ये पहला आर्टिकल ये है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसमें एक फैक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोनों पार्टीज क्लेम कर रही हैं कि वो ओरिजिनल पार्टी है और किसे सिंबल मिलना चाहिए। तो अब इसका डिसीजन इलेक्शन कमीशन कैसे लेगा उस बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन डज नॉट टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ सच केसेस। तो पहली बात, इलेक्शन कमीशन ऐसे केसेस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेता। अगर पार्टी में से कोई भी फैक्शन जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास और क्लेम करेगा कि ये ओरिजिनल पार्टी मेरी है और मुझे इसका सिंबल मिलना चाहिए, तब कमीशन इस मैटर को लेगा और कमीशन इसके बाद नोटिस देगा दूसरे फैक्शन को कि इन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, फिर दोनों के बेसिस पर क्लेम्स वेरीफाई करेगा कि किसके क्लेम कितने ज्यादा सही हैं। तो द ईसी डज नॉट टेक suo motu cognizance of such cases and comes into the picture only when one party approaches it with its claim. The commission then starts proceedings which are quasi-judicial in nature under section 15 of the Election Commission's Order 1968, जिसमें वो नोटिस देगा दोनों पार्टीज को कि अपना वर्जन बताओ। जो पहली पार्टी ने, एक तो सुमो मोटो तो लेता नहीं है, तो पहली पार्टी ने उसको वो किया होगा अप्रोच, उसके बाद दूसरी पार्टी को वो नोटिस भेजेगा। तो बोथ पार्टीज आर आस्क्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम अकम्पनीड बाय एफिडेविट्स। अब क्या है सेक्शन 15 ऑफ द सिंबल्स ऑर्डर, वो ये बोलता है अगर कमीशन सेटिस्फाइड है ऑन इन्फॉर्मेशन इन इट्स पोजीशन कि यहाँ पे राइवल सेक्शंस और ग्रुप्स ने रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के जो कि दोनों क्लेम कर रहे हैं कि वो ओरिजिनल पार्टी है, तो कमीशन पहले अवेलेबल फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस की जांच करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि किस राइवल सेक्शन को मिलना चाहिए ओरिजिनल पार्टी का दर्जा। ठीक है, वो ये भी बोल सकता है नन ऑफ सच राइवल सेक्शंस ऑफ ग्रुप्स इज दैट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। वो दोनों में से किसी को भी रिकॉग्नाइज पार्टी का दर्जा नहीं भी दे सकता, जरूरी नहीं है वो एक को हमेशा दर्जा दे। तो डिसाइड दैट वन सच राइवल सेक्शन ऑफ ग्रुप और नन ऑफ सच राइवल सेक्शंस ऑफ ग्रुप इज दैट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड द डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल सच राइवल सेक्शंस ऑफ ग्रुप। और जो डिसीजन होगा कमीशन को बाइंडिंग होगा सारे राइवल सेक्शन ऑफ ग्रुप्स में। ठीक है, ईसी एग्जामिन कैसे करते हैं द क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स ऑफ द टू फैक्शंस टू डिटरमाइन व्हिच वन हैज द मेजॉरिटी। तो दिस इंक्लूड्स एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज ऑन वन हैंड एंड द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पार्टी ऑन द अनदर। ठीक है, अब इस काम में बहुत टाइम लग जाता है, जेन्यूनेस देखने में, सिग्नेचर की बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये सब डिसाइड करने में लगभग 5-6 महीने तो लग ही जाते हैं। अब स्प्लिट पॉलिटिकल पार्टी में कोई नया फिनोमेना नहीं है, बहुत बार ऐसे स्प्लिट हो गए। जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट केस तो स्प्लिट का इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही था, जो कि 1969 में हुआ था, जिसमें एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ बनी थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस आई बनी थी। सब्सिक्वेंटली कांग्रेस स्प्लिट फिर से हुई थी 1978 में, जब कांग्रेस इंदिरा बनी थी, कांग्रेस तिवारी बनी थी। इसके बाद एआईएडीएमके में स्प्लिट हुआ था, टू फैक्शंस, जिसमें एक एमजीआर की वाइफ लेड कर रही थी और दूसरी जयललिता लेड कर रही थी। Later, the Janata Dal went through a similar process, becoming JDU and JDS। तो जनता दल का भी दो बार, मतलब एक बार फैक्शन हो चुका है, JDL और JDU। इसके अलावा उत्तराखंड में भी उत्तराखंड क्रांति दल स्प्लिट हुआ था, जिसमें यूपी इन 2017 में वैद्य समाजवादी पार्टी भी स्प्लिट हुई, उसके बाद आपको पता होगा। तो इन ऑल दीज केसेस ईसी वेंट थ्रू अबव मेंशन प्रोसेस। तो जो प्रोसेस मैंने बताया सिंबल्स ऑर्डर 1968 में, उसी के प्रोसेस पर डिसाइड किया जाता है। ईसी पहले देखती है स्ट्रेंथ ऑफ द ईच ग्रुप की, दोनों पार्टी जो है फैक्शन है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लेजिस्लेचर में इनकी कितनी वो है। फिर टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी डालती है। अगर टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी में भी पास नहीं हो पाती तो व्हेनेवर द ईसी कुड नॉट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ राइवल ग्रुप्स बेस्ड ऑन सपोर्ट विद इन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो ये देखती है कि इलेक्टेड एमपीज और एमएलएस के हैं। ठीक है, अगर आप सपोर्टर की बेसिस पर नहीं कर सकते फिर आपको एमएलएस और एमपीज और एमएलएस की बेसिस पे देखा जाता है। अब कुछ ऐसे केसेस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस पर डिसाइड किया है, मोस्ट सिग्निफिकेंट था आईएनसी के 1969 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था ईसीआई ने जो ऑर्डर दिया था अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। जो मैंने बताया वो टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी देखते हैं कि किसके कितने सपोर्टर्स है, उसके बाद अगर उससे भी नहीं प्रूव होता है तो फिर वो देखते हैं कि कितने इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो जजमेंट है उसे अपहेल्ड करके एक बहुत माइलस्टोन था वो इलेक्शन कमीशन के लिए, जिससे और इलेक्शन कमीशन का जो ये ऑर्डर इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिलती है। तो सिंबल इज नॉट अ प्रॉपर्टी टू द प्रोवाइडेड बिटवीन को-ओनर्स। ठीक है, एंड इन केस ऑफ स्प्लिट द कमीशन हैज बीन ऑथराइज्ड टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द राइवल ग्रुप और सेक्शन इन द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू द सिंबल। तो मैं आपको बता चुकी हूं इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करता है कि किस पार्टी को ओरिजिनल सिंबल मिलेगा। द कमीशन इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट डज नॉट डिसाइड एज टू व्हिच ग्रुप रिप्रेजेंट्स द पार्टी बट व्हिच ग्रुप इज दैट पार्टी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन अपहेल्ड द टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने जो भी ऑर्डर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन उसे हमेशा अपहेल्ड किया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन जो ऑर्डर देती है वो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड हुआ ही हुआ है। अब पहले गाइडलाइंस नहीं थी इसके 1968 में, तो फिर ईसी को कोई प्रेसिडेंट नहीं था सेट करने के लिए कि कैसे सेट होगा कि अगर कोई भी दो पार्टीज हो तो उसके बाद ऑर्डर निकाला गया। तो इन इट्स वेरी फर्स्ट केस देयर आफ्टर इट अप्लाइड द टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी स्प्लिट में, तो एससी ने उस प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया और ये आज तक कभी गलत नहीं हुआ है। तो दिस प्रिंसिपल वाज फॉलोड अप टू 1997। फिर ईसी एक न्यू रूल लेकर आई थी अंडर विच व्हाइल वन फैक्शन गॉट द पार्टी सिंबल, अदर पार्टी रजिस्टर कर सकती है दूसरी पार्टी बनकर। ठीक है, द अदर हैड टू रजिस्टर इटसेल्फ एज अ सेपरेट पार्टी, और उसके बाद उसको जो सेपरेट पार्टी बनेगी उसे नेशनल पार्टी का दर्जा देना, स्टेट पार्टी का दर्जा देना, वो उस बेसिस पर होगा कि उसने पिछले लोकसभा
विधानसभा इलेक्शंस में कैसा परफॉर्म किया है। तो इट इज ऑलवेज बीन द प्रैक्टिस ऑफ द कमीशन टू गिव अ डिटेल स्पीकिंग ऑर्डर विच विल स्टैंड जुडिशियल स्क्रूटनी। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि बस एक ऑर्डर है कि इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968, उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। तो पहले वो सपोर्टर्स की बेसिस पर डिसाइड करेगी, वो नहीं डिसाइड कर पाएगी तो इलेक्शन एमपी एमएलए की बेसिस पर डिसाइड करेगी। और हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर्स को अपील किया, उससे ये पता चलता है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी है, जो भी इलेक्शन कमीशन का ये प्रोसीजर है ये डिसाइड करने का। अब जो इलेक्शन कमीशन है थोड़ा ट्विक करके ये बोल दिया कि जो दूसरी पार्टी है वो अपनी सेपरेट पार्टी की तरह रजिस्टर भी हो सकती है। तो ये जो दूसरा आर्टिकल है ये है पावर सेक्टर से रिलेटेड, कि पावर सेक्टर को क्या क्या दिक्कतें हैं और उनको बार बार रेस्क्यू पैकेज की क्यों जरूरत पड़ती है और बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके लिए आना पड़ता है। तो एट द एंड ऑफ द मार्च देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द ड्यूज ओन्ड बाय द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम्स टू पावर जनरेटिंग कंपनीज। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अभी ड्यूज उन्होंने पे कर दिए। तो ये क्या हेल्दी साइन है? तो ये हेल्दी साइन होना चाहिए था, पर हेल्दी साइन नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो डिस्कॉम्स उन्होंने, सेंटर ने जो इनको लिक्विडिटी पैकेज अवेल कराए थे उन्होंने उसका ही यूज करके अपने ड्यूज को पे किया है। तो दिस रेस्क्यू पैकेज was arranged to prevent the entire power sector chain from suffering because of the DISCOM's inability to meet their obligations. तो जो डिस्कॉम्स है वो उनके पास इनेबिलिटी, वो अपने ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं। बट सच डिटेरियोरेशन इन फाइनेंसेस और द सेंटर्स इंटरवेंशन इज नॉट एन अनयूजुअल अकरेंस। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि सेंटर जो इंटरवीन कर रही है पावर सेक्टर के लिए, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। तो द सेंटर हैज रूटीनली स्टेप्ड इनटू to aid DISCOMs and tackle the problems plaguing the distribution segment. Unfortunately, though, while the sums involved have arisen, the end result of such interventions has been along predictable lines, cash-strapped DISCOMs looking for another rescue package. तो इतने सारे इंटरवेंशन के बाद भी डिस्कॉम्स जो होती हैं वो हमेशा कैश स्ट्रैप्ड ही रहती हैं और उनको दूसरे रेस्क्यू पैकेज की जरूरत हमेशा बनी रहती है। अभी आपको पता होगा कि उदय लॉन्च की गई थी उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, येट अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू टर्न अराउंड डिस्कॉम्स, ताकि डिस्कॉम्स को हेल्प मिल सके। सम स्टेट्स में इसकी वजह से एक इंप्रूवमेंट भी देखा गया फाइनेंशियल ऑपरेशन इंडिकेटर्स में डिस्कॉम्स के, लेकिन ये कोई सस्टेन नहीं था, वापस से पैरामीटर्स में डिटेरियोरेशन होने लग गया। पहला, डिस्कॉम्स को एटी एंड सी लॉसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम लॉसेस को देखें तो उनके पास बहुत ही इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ, और साथ में जो बिजली की चोरी होती है ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो सिंपली पुट दीज लॉसेस स्टेम फ्रॉम पुअर और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट ऑफ बिल्स इज नॉट बीइंग जनरेटेड और ऑनर्ड। तो कुछ बार बिल्स जनरेट नहीं होते हैं, कुछ बार बिल्स जनरेट होते हैं लेकिन वो पे नहीं किए जाते हैं। तो उदय स्कीम हैड एनविसाज्ड ब्रिंगिंग डाउन दीज लॉसेस टू 15%। तो उदय स्कीम की ये टारगेट था कि 15% तक ये लॉसेस ला देंगे, लेकिन हाउएवर एज पर डेटा ऑन द उदय डैशबोर्ड जो अभी लॉसेस है वो अभी भी 21.7% है, जो कि बहुत ज्यादा है। लो इनकम कंट्रीज में तो और भी, लो इनकम स्टेट्स में तो और भी ज्यादा है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। अगर हम दूसरा देखें तो गैप जो है सप्लाई और डिमांड में, तो द डिस्कॉम कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड द रेवेन्यूज, द डिफरेंस सपोज टू हैव बीन एलिमिनेटेड। तो अभी इनके बीच में जो सप्लाई और डिमांड का गैप है वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए था कॉस्ट और रेवेन्यू का, लेकिन वो हमने देखा कि वो अभी तक नहीं हुआ। अभी भी ये 0.49 पर यूनिट इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलर एंड कमेंसुरेट टैरिफ हाइक्स है। तो अगर थोड़ी भी टैरिफ हाइक की बात चलती है तो प्रोटेस्ट होने लगता है, तो फिर टैरिफ हाइक्स भी नहीं हो पाती, तो मतलब डिस्कॉम कंपनीज को कोई फायदा नहीं मिल पाता है। So there is a paradoxical possibility of the government's push for ensuring electrification of all having contributed of greater inefficiency. तो वैसे भी अभी गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें हर घर में बिजली पहुंचानी, तो एज हाउस होल्ड कनेक्शंस आर रैम्प्ड अप टू सपोर्ट हाई लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स नीड टू बी वर्कड। तो अब ज्यादा हाउस होल्ड कनेक्शन में बिजली दी जाएगी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, ऑपरेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें चाहिए। तो इसके जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो ऑफकोर्स उनकी जो कॉस्ट है वो तो बढ़ने ही वाली है। तो हाउएवर इट इज रीजनेबल टू आस्क इफ एट करंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट द क्वेस्ट फॉर ensuring power to all the essentially involves providing electricity to low income household is compatible with previously acceptable level of losses। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये वाली चीज जो डिस्कॉम की दिक्कत है वो और ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थी वो कम हो गई है कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज की तरफ से उससे फायदा होता था और जो फार्मर से कम पैसे वो लोग लेते थे तो क्रॉस सब्सिडाइज हो जाता था, लेकिन अब वो क्रॉस सब्सिडाइज भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है लाइट की वो फॉल हो गई है। तो विद डिमांड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजर्स फॉलिंग, रेवेन्यू फ्रॉम दिस स्ट्रीम व्हिच इज यूज्ड टू क्रॉस सब्सिडाइज अदर कंज्यूमर्स हैज डिक्लाइन, इसलिए डिस्कॉम के फाइनेंसेस को और ज्यादा दिक्कतों में देखा जा रहा है। तो बट इट इज को द इशू इज दैट इवन 6 years आफ्टर उदय वाज लॉन्च, तो जो उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना को लॉन्च किया वो 6 साल हो गए, उसके बाद भी फीडर लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर एंड द कंज्यूमर को अभी तक फुली मीटरिंग नहीं हुई है। स्मार्ट मीटरिंग की भी बात की गई थी लेकिन ये सब आज तक नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये असर्टेन करना कि लॉसेस कहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ का तो ये भी नहीं पता कि कंज्यूमर कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से लिंक्ड है। तो अदर देन डिस्कॉम्स एंड मेट्रोज लाइक दिल्ली एंड मुंबई, देयर इज आल्सो लिमिटेड डेटा ऑन विच कंज्यूमर इज अटैच्ड टू विच डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म। तो एक को आइसोलेट करके फिर लॉस मेकिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब यही नहीं पता कि कौन सा कंज्यूमर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को यूज कर रहा हो।
तो द कंटिन्यूइंग एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस, तो ऑथर का कहना है ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती है लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस ही नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हम टैरिफ हाइक करेंगे 30 पैसे का, लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने इतना प्रोटेस्ट किया उसको कि ये फिर कैंसिल कर दिया गया। अगर ये टैरिफ हाइक होता तो थोड़ा रेवेन्यू होता डिस्कॉम कंपनीज को, और जो ये प्लेग हो रहा है पावर सेक्टर को, उससे डील किया जा सकता था, लेकिन अब ये सारी दिक्कतें हैं। तो ये ऑथर ने बोला कि एक पॉलिटिकल विल होगा तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अब ये ईरानियन प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो वहां पर आएंगे उनका नाम है राइसी। तो millions of Iranians voted on the Friday in a contest set to hand the presidency to a hardline judge who is subjected to US sanctions। लेकिन जो जज बन के आ रहे हैं वो प्रेसिडेंट, उनके ऊपर बहुत सारे यूएस सैंक्शंस पहले से लगे हुए हैं, और अभी ईरान में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी चल रही है, फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा कर्ब है। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे कि हम इलेक्शंस को बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन फिर लोगों को बोला गया, अपील की गई कि आप इलेक्शंस में आइए, आप वोट कीजिए। उसके बाद भी लगभग 37% वोटर्स ने अपने वोट कास्ट किए हैं, बाद में और भी हो सकता है, अभी तक का डेटा के हिसाब से 37% है। अभी जो है प्रेजेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट तो है हसन रूहानी, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3rd-4th ईयर टर्म में वो अपनी पोस्ट में थे, इसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। तो अब आए सपोर्टेड बाय द पावरफुल रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स राइसी, एक क्लोज खैमने एलाए हैं हु वाज टू फाइट करप्शन। इसके अलावा वो यूएस सैंक्शंस में भी हैं क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले पॉलिटिकल प्रिजनर्स के एग्जीक्यूशन में उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट था। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पे बाइडन साइंस लॉ मेकिंग जूनटीन्थ अ यूएस हॉलीडे। तो ये जो जून 19 है उसको एक फेडरल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया क्योंकि वो दिन था जिसमें यूएस ने स्लेवरी को एंड किया था। तो यूएस प्रेसिडेंट बाइडन साइंड लेजिस्लेशन थर्सडे टू मेक जूनटीन्थ अ फेडरल हॉलीडे एंश्योरिंग जून 19 एज द डे टू मार्क द एंड ऑफ स्लेवरी इन द यूएस। तो इससे पहले किसी के ऐसे बर्थडे पे हॉलीडे किया गया था, तो वो एक मार्टिन लूथर किंग के बर्थडे 1983 में, जहाँ पे डिसाइड किया गया था कि एक नेशनल हॉलीडे किया जाएगा उनके बर्थडे पे। तो उसके बाद अभी पहला ऐसा डिसीजन है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फोकस ऑन ग्रोथ मोस्ट डिजायरेबल पॉलिसी ऑप्शन। अब इन्फ्लेशन और ग्रोथ ये दो चीजें होती हैं, बहुत टाइट रोप हो जाता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करो तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए आरबीआई को, ग्रोथ को जो वैसे तो आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करती थी कि इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखना, मतलब 4 ± 2 अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। लेकिन इसमें जो आरबीआई गवर्नर उनका ये कहना है कि वो इंटरेस्ट रेट्स लो ही रखेंगे क्योंकि अभी इकोनॉमी को रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फ्लेशन तो कंटेन हो जाएगा लेकिन उससे पहले हमें ग्रोथ पर फोकस करना है। तो द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द आरबीआई विच केप्ट इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज इन द लास्ट रिव्यू, उन्होंने ये इंटरेस्ट रेट तब भी लो रखे हैं जबकि हमारा इन्फ्लेशन जो है रिटेल इन्फ्लेशन वो 6 से ऊपर चला गया, जो कि आरबीआई की वो थी लाइन। तो it should be the desirable policy option to mitigate the impact of COVID on the economy according to the minutes of the meeting। तो उन्होंने बोला कि हम इस बात पे कोशिश करेंगे कि हम इन्फ्लेशन से तो डील कर लेंगे, लेकिन पहले हमारा मेन फोकस ग्रोथ है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कि वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप कर सकते हैं, और उसके बाद वो टेक ओवर करेंगे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि पीएमसी को अब टेक ओवर किया जा रहा है किसके द्वारा, तो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसको कि एसएफबी का लाइसेंस दिया गया। साथ ही में इनके साथ ज्वाइंट वेंचर में होंगी भारत पे, जो कि डिजिटल पेमेंट है। तो जो पीएमसी है उसमें स्कैम हो गया था पिछले साल, तो आरबीआई ने स्टेटमेंट सेड एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल वाज गिवन आफ्टर द सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज सबमिटेड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की वो चाहते हैं कि वो पीएमसी बैंक को टेक ओवर कर लें। तो आरबीआई वुड कंसिडर ग्रांटिंग अ लाइसेंस, तो उनको लाइसेंस मिल सकता है आरबीआई की गाइडलाइंस को मानने के बाद। अब यहाँ पर ये है जीएसटी रिलीफ टू फूड सप्लाई फॉर मिड डे मील्स प्री स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज। तो यहाँ पे सप्लाइंग फूड टू स्कूल्स अंडर मिड डे मील स्कीम प्रेजेंट स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो जो अब मिड डे मील स्कीम में और इसके अलावा जो आंगनवाड़ीज में भी खाना मिलता है उसको भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, ऐसा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का कहना है। तो उनका ये कहना है ये जो आंगनवाड़ीज है ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, तो उनमें भी जो खाना मिलता है उसको भी जीएसटी एग्जेम्पशन दिया जाएगा। So the CBIC said it had received representations regarding applicability of GST on the issues as to whether serving of food in schools under midday meal scheme would be exempt, कि अगर ये फंड हो रहा है बाय द गवर्नमेंट ग्रांट्स या फिर कॉर्पोरेट डोनेशन, तो अब ये उस पर पहुंचे कि हाँ इसको भी एग्जाम किया जाएगा, भले कॉर्पोरेट उसको डोनेशन के थ्रू कर रहे हैं या कैसे भी आ रहा है। तो अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एनी केटरिंग सर्विस इंक्लूडिंग मिड डे मील्स प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द लेवाई। तो जीएसटी एक्ट के अनुसार कोई भी केटरिंग सर्विस मिड डे मील्स किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो लवाई से बाहर होगी। पहले ये था कि ये जो आंगनवाड़ीज होते हैं ये प्री स्कूल होते हैं, तो कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। तो हाँ ये इनका मानना है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आते हैं, भले ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो इनमें भी एग्जाम्पशन दिया जाएगा मिड डे मील में। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज डिफाइंड इन द जीएसटी इंक्लूड आंगनवाड़ी, हेंस सर्विंग ऑफ फूड टू आंगनवाड़ी शैल बी कवर्ड बाई सेड एग्जाम्पशन। तो ऐसा कहा गया। आई थिंक आपको न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।